गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पोषण चैप्टर है उसमें लास्ट आज इस वीडियो को करेंगे, यानी कि उस चैप्टर को आज लास्ट करेंगे। अभी तक के इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे पेड़ पौधे में पोषण के बारे में, जंतुओं के पोषण के बारे में पढ़े हैं, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मनुष्य के आहार नल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारा गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, इन सब के बारे में हम लोग अग्नाशय, अमाशय, यकृत, ये सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज जो है हम लोगों को डिस्कस करना है वो कल मैंने आपको लास्ट किया था यकृत, है ना। यकृत को लास्ट किया था और मैंने कहा था कि इसमें थोड़ा बहुत और बच गया है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वह अग्नाशय से शुरू करते हैं, अग्नेयाशय, ठीक है। इसे इंग्लिश में हम लोग पेनक्रियाज भी कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग को आज डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद अभी और चीज है इसमें बची हुई, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं अग्नाशय के बारे में, ठीक है ना। अग्नाशय क्या है? तो ये जो है जो हम लोग का अमाशय है, अमाशय के ठीक नीचे आपको जो ग्रहणी होती है, ग्रहणी को पीले रंग से घेरे हुए एक आकृति होती है, या फिर यूं कहें कि एक ग्रंथि होती है, जिसे कि हम लोग अग्नाशय कहते हैं। यानी होता कहाँ है? अमाशय के ठीक नीचे ग्रहणी को चारों ओर से घेरे हुए पीले रंग की ग्रंथि होती है। इसका कलर कैसा होता है? तो यह पीला रंग का होता है, ठीक है ना। ये पीला रंग का होता है, पीले रंग की ग्रंथि होती है, ठीक है। अग्नाशय में बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं जो होती है वो निकलती हैं, और वो आपस में जुड़ करके एक बड़ी नलिका का निर्माण करती है, जिसे कि हम लोग अग्नाशयी वाहिनी कहते हैं। तो होता क्या है, इसमें से कई सारे अनेक, है ना, कई सारे यानी कि अनेक छोटी छोटी नलिका निकलती है, ठीक है ना। क्या निकलती है? छोटी छोटी नलिका निकलती है, नलिका निकलती है, जो कि नलिकाएं निकलती है जो कि मिल करके, सभी मिल करके एक बड़ी सी नलिका बनाती है, जिसका नाम होता है क्या? अग्नाशयी, अग्नाशयी, अग्नाशयी वाहिनी, ठीक है ना। अग्नाशयी वाहिनी कहते हैं उसको। तो ये कई सारे छोटी छोटी जो नलिकाएं होती है जो कि अग्नाशय से निकलती है, उन सभी को जब एक साथ जुड़ती है तो बड़ी नलिका बनाती है, उसे ही हम लोग अग्नाशयी वाहिनी कहते हैं। ये जो अग्नाशयी वाहिनी होती है और इसके साथ साथ एक मूल पित्त वाहिनी होती है, यही दोनों मिलकर के बेसिकली बड़ी सी नलिका बनाती है, ठीक है। इसके बाद ये जो नलिका होती है कुछ छिद्रों के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। अब ग्रहणी क्या है? तो छोटी आंत का जो पहला भाग है ना, छोटी आंत का पहला भाग है, उसमें जाकर के खुलती है, यानी कि ग्रहणी में खुलती है, जिसमें कि कई प्रकार के लिक्विड स्रावित होती है। ग्रहणी में जहां भोजन का पाचन होता है ना, छोटी आंत में, उस जगह पे कई प्रकार के लिक्विड, जो कि अग्नाशयी रस हो गए, फिर आपका पीत हो गया, ये सब जाकर के वहां पे मिलते हैं, है ना, भोजन के साथ मिलते हैं। इस अग्नाशयी जो रस होते हैं, ठीक है ना, अग्नाशयी रस में अग्नाशय, ठीक है, इसके रस में कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसमें ट्रिप्सिन हो गया, अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया और न्यूक्लियेज हो गया। कौन कौन से हैं? एक तो आपका ट्रिप्सिन, ठीक है ना, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ठीक है ना, एमाइलेज, एमाइलेज और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ये चार प्रकार की जो लिक्विड होती है, एंजाइम्स होते हैं, ये आपके अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं, है ना। ये चारों जो होते हैं आपके एंजाइम्स, इन चारों को सम्मिलित रूप में हम लोग अग्नाशयी रस कहते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं भोजन के अलग अलग अवयवों पे अपना वर्क करते हैं, है ना, क्रिया करते हैं, और भोजन के अवयवों को पचाने का काम करते हैं। जैसे कि जो एमाइलेज होता है,
एमाइलेज स्टार्च पे काम करता है और ग्लूकोजन पे काम करता है। ठीक है, एमाइलेज स्टार्च और ग्लूकोज जो ग्लूकोजन होता है उसको तोड़ करके या उस पे क्रिया करके उसे माल्टोज के रूप में बदल देता है। ठीक है, दूसरा जो नेक्स्ट लाइपेज है, जो लाइपेज होता है वह आपको जो यमलीकृत वसा होती है उस वसा पे काम करता है और वहां से वसा और ग्लिसरॉल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। नेक्स्ट एक आपका इसमें जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये आपका न्यूक्लिक एसिड पे कार्य करता है और यहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करता है। तो ये अलग अलग आपके एंजाइम्स जो होते हैं भोजन के अलग अलग अवयवों पे कार्य करते हैं और भोजन के अलग अलग अवयवों को दूसरे अवयव में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हमें शरीर के अंदर में कई सारी क्रियाओं को संपन्न करने में मदद मिलती है। ठीक है, ये तो हो गया अग्नाशयी रस। इसके बाद है आंत ग्रंथियां। ठीक है, कौन सा है? आंत ग्रंथि के बारे में। आंत में भी कई सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन्हीं ग्रंथियों के बारे में है। तो आंत ग्रंथियां क्या है? आंत ग्रंथियां समझेंगे। देखिए, जो छोटी आंत होती है इनके दीवार में कई प्रकार की या कई तरह की ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, जो जिनसे कि आंत रस का, जिसे कि हम लोग शकस एरिटेरिकस कहते हैं, उसका स्राव होता है ना। यानी कि जो आंत रस होते हैं उसमें कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो भोजन के अलग अलग अवयवों पे अपना वर्क करते हैं, पचाते हैं। ये स्राव कहाँ से होता है? तो छोटी आंत के अंदर में कई सारी ग्रंथियां होती है, उनके दीवार में कई प्रकार की ग्रंथियां होती है जिनसे कि आंत रस का स्राव होता है। कई प्रकार के एंजाइम का स्राव होता है जो कि भोजन को पचाने में काम करते हैं। इन अवयवों में जो मुख्य अवयव होते हैं या मुख्य जो एंजाइम्स होते हैं वो आपका है पेप्टाइडेज है। ठीक है, लाइपेज हो गया, इनवेटर्स हो गया, माल्टेस हो गया, लैक्टेस और न्यूक्लियस। ये सब आपके जो हैं 4-5 जो भी 6 जो मैंने नाम बताया, ये सभी के सभी एंजाइम्स होते हैं। तो जो आंत रस होते हैं इन्हीं सबों के द्वारा भोजन का पाचन जो होता है छोटी आंत में पूर्ण होता है। यानी कि भोजन के पाचन की जो क्रिया होती है छोटी आंत में पूर्ण होती है, वो इन्हीं एंजाइम्स की वजह से। कौन कौन से हैं? तो जो मैंने आपको नाम बता दिया, पेप्टाइड्स, लाइपेज, इनवेटर्स, माल्टेज, लैक्टेस और न्यूक्लियस, ये सब के द्वारा ही भोजन का पाचन होता है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि जिससे भोजन जो होता है इन सभी एंजाइम्स के द्वारा यह अघुलनशील पदार्थ जो सरल अणु होते हैं वह सरल अणुओं में घुलनशील अणुओं में तब्दील हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जो भोजन अघुलनशील अणु के रूप में रहता है वह इन एंजाइम्स के द्वारा घुलनशील यानी घुलने वाले अणुओं के रूप में तब्दील हो जाते हैं। इस अवस्था में जो चाइल होता है वो और भी ज्यादा तरल हो जाता है, यानी कि पहले की अपेक्षा और ज्यादा लिक्विड फेज में आ जाता है, तरल हो जाता है, जिसे कि चाइल कहा जाता है। काइम जो होता है क्या होता है? और ज्यादा तरल हो जाता है, जिसे हम लोग चाइल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पचे हुए भोजन होते हैं इनका अवशोषण जो इलियम होते हैं, इलियम में एक अंगुली नुमा संरचना, मतलब छोटी छोटी अंगुली की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे कि विलाई कहा जाता है, उनके द्वारा किया जाता है। इसी विलाई को हम लोग, ठीक है, कहाँ पे होता है? तो इलियम में होता है। क्या होता है? इलियम में विलाई होता है। ठीक है ना, इसी विलाई को मूल रोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इस नाम से मूल रोम के नाम से जाना जाता है। आपको 8th क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। यहाँ आपको 10th क्लास में जो है ना केवल विलाई लिखा है। ठीक है ना, क्या लिखा है? विलाई लिखा है। यहाँ पे इसका नाम मूल रोम नहीं लिखा है, लेकिन ये 8th क्लास में है। आप साइंस जब 8th क्लास पढ़ेंगे तो वहां पे आपको विलाई के बगल में मूल रोम लिखा हुआ दिख जाएगा। तो याद रखना, ये आपके बोर्ड में पूछा हुआ एग्जाम है कि मूल रोम क्या होता है। ठीक है, तो विलाई को ही मूल रोम कहते हैं। विलाई क्या करता है
कि जो पचे हुए भोजन होते हैं उनका अवशोषण करने का काम करता है ये आपका विलाई। ठीक है, तो इस प्रकार से विलाई अवशोषित करता है। विलाई जो होते हैं इनमें रुधिर पाए जाते हैं, रुधिर कणिका पाए जाते हैं जिसमें कि पचे हुए भोजन मिल जाते हैं और रक्त के परिसंचरण के द्वारा जो आपकी भोजन पचे हुए भोजन होते हैं वह हर एक कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंत ग्रंथि के बारे में, जिसमें क्या है तो विलाई होता है जो कि बचे हुए भोजन को अवशोषित करते हैं। यहाँ पे जो भी आपके ग्लूकोज हो गया या जो भी शरीर के लिए यूजफुल होते हैं उनका ये अवशोषण कर लेता है। नेक्स्ट आपको जो है वो है बड़ी आंत। ठीक है, क्या है बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद कौन आती है तो बड़ी आंत आती है, याद रखिएगा। हालांकि जो आपका बड़ी आंत होती है वह छोटी आंत में काफी छोटी होती है, बड़ा नहीं होता, केवल नाम के लिए इसे बड़ी आंत कहते हैं लेकिन आकार में ये छोटी होती है। ठीक है, तो आहार नाल का जो छोटी आंत के अगला भाग होता है वो आपका बड़ी आंत होता है। आहार नाल में छोटी आंत यानी कि इलियम जिस जगह पे अगले वाले भाग में खुलती है उसे हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है, बड़ी आंत दो भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, एक जिसे कि हम लोग कोलन कहते हैं और दूसरा ये मलाशय यानी कि रेक्टम में बटा हुआ होता है। ठीक है ना, दो भाग होते हैं जिसमें एक भाग क्या होता है कोलन, एक कौन सा भाग होता है इसका, एक भाग जो है कोलन है और दूसरा भाग जो है वह कोलन और दूसरा भाग है रेक्टम। ठीक है ना, रेक्टम जिसे कि मलाशय कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है मलाशय कहा जाता है। तो दो भाग में बटा है ना, एक भाग है कोलन दूसरा रेक्टम वाले भाग में बटा होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत जिस जगह पे दोनों जुड़ते हैं वहां पे एक नलिका, छोटी सी नलिका पाई जाती है जिसे कि सीकम कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं सीकम कहते हैं और इसी सीकम को हम लोग अपेंडिक्स अपेंडिक्स ठीक है ना, अपेंडिक्स भी कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे होता है ये, जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत का जोड़ होता है वहां पे जो नलिका होती है, छोटी सी नलिका होती है वो अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स अंगुली नुमा संरचना होता है, अंगुली की तरह दिखाई पड़ता है ये, और ये शरीर में एक प्रकार से अवशेषी अंग है, शरीर में इसका कोई काम नहीं होता, अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है शरीर के अंदर में। ये एक प्रकार से वेस्ट है ना, अवशेष अंग है ये, जिसे कि ऑपरेशन के द्वारा शरीर से बाहर भी निकाल दिया जाता है या विदेशों में, मतलब जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे आपको ये तो बचपन में जैसे बच्चा पैदा होते हैं उसी वक्त में निकाल दिया जाता है, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ छोड़ दिया जाता है। जब शरीर में ये कभी बढ़ जाता है, आपको दर्द देने लगता है राइट साइड में पेट के अंदर में, तो डॉक्टर इसका चेकअप वगैरह करके फिर इसको ऑपरेशन के जरिए निकाला जाता है। बट जो डेवलप कंट्री है उसमें इसको ना बचपन में ही निकाल दिया जाता है ताकि ये बाद में टेंशन दे ही ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट ये अवशेषी अंग है शरीर के अंदर जिसे कि निकाल देते हैं। अच्छा, ये दर्द कब करता है, देखिए जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो कुछ ऐसे भी लिक्विड होते हैं, कण होते हैं ना, लिक्विड होते हैं जो कि इसी अपेंडिक्स में बूंद बूंद करके जमा होती है। क्योंकि ये रबड़ के जैसा होता है, बैलून के जैसा होता है, तो इसका आकार बढ़ने लगता है जिसके वजह से शरीर के अंदर इसके लिए कोई ज्यादा जगह नहीं होती है, इस युग है कि इसके लिए जगह ही नहीं है। तो जब ये बड़ा होता है तो आसपास के जो भी अंग होते हैं उनमें टकराता है जिससे कि इसमें दर्द उत्पन्न होता है या उन अंगों में दर्द होता है। ठीक है, जिससे कि हम लोग को दर्द का अनुभव होता है। अगर इसे नहीं निकाला जाए और एक बड़ा होकर अगर फट गया तो शरीर के अंदर में विष फैल जाएगा, यानी कि जहर फैल जाएगा और इसके फटने की वजह से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का अवशेषी अंग है, वेस्टेज आपका वेस्टिजल एक ऑर्गेन्स होता है, एक पार्ट होता है। ठीक है ना, ये जो आपके कोलन होते हैं, इसमें जो बड़ी आंत में जो कोलन होते हैं, कोलन को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, कोलन को किसने, कोलन को हम लोगों ने नहीं, जो कि साइंटिस्ट होते हैं, इसे 3 भागों में बांटा है। एक ऊपरी गामी, ठीक है, कौन सी है, ऊपरी गामी कोलन, ऊपरी गामी, ठीक है ना, गामी कोलन। दूसरा जो होता है आपका अनुप्रस्थ
अनुप्रस्थ कोलन, और तीसरा अधोगामी कोलन, ठीक है ना, अधोगामी कोलन। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ऊपरीगामी, अनुप्रस्थ और अधोगामी, ठीक है। ऊपरीगामी ऊपर की ओर, अधोगामी नीचे की ओर, अनुप्रस्थ जो कि दोनों ओर फैला हुआ हो, ठीक है ना, दोनों ओर फैला हुआ हो, इसे हम लोग मतलब अनुप्रस्थ कहेंगे। ये जो आपका लास्ट वाला अधोगामी जो कॉलन होता है, यह आगे चलकर रेक्टम में खुलता है, और जो रेक्टम होता है यानी कि जो मलाशय होता है वह शरीर के बाहर एक छिद्र के द्वारा, जिसे कि हम लोग मल द्वार कहते हैं, ठीक है ना, ये कहाँ खुलता है, ये आपको खुलता है जाकर के रेक्टम के अंदर, है ना। तो कहाँ पे खुलता है, रेक्टम में खुलता है। और रेक्टम जो है शरीर के बाहर में आपको मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, खुलता है, ठीक है, जिसके जरिए हम लोग मल का त्याग करते हैं। क्या करते हैं, मल का त्याग करते हैं, है ना। यानी शरीर के अंदर जब अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं उसे ही हम लोग मल कहते हैं। तो वो शरीर से बाहर जिस रास्ते से निकलता है, जिस द्वार के द्वारा निकलता है, उसे ही मल द्वार कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपको जो बड़ी आंत होती है, इसमें पाचन का कुछ होता नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो पाचन का क्रिया होता है वो छोटी आंत में ही पूर्ण हो जाता है। बस बड़ी आंत में होता क्या है कि जो भोजन के अंदर, पचे हुए भोजन के अंदर में जो एक्स्ट्रा जल होते हैं, उस एक्स्ट्रा जल को यानी कि अतिरिक्त जल को आपको क्या, ये बड़ी आंत जो होता है वो अवशोषित करता है, जिससे कि शरीर में जल की मात्रा को संतुलित रखा जाता है, ठीक है ना। और अंत में जो अपचा भोजन होता है, पचने के बाद जो बाकी बचा हुआ भोजन होता है, जिसमें कि आपका जल वगैरह जो होता है उसको भी अवशोषित करने के बाद जो बचा हुआ है ना, जो कि जिसका कोई शरीर के अंदर काम नहीं होता, वह मल द्वार के द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर उसको त्याग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से शरीर के अंदर में, मनुष्य के अंदर भोजन का पाचन होता है। पूरा भोजन का पाचन आपको बेसिकली जो फाइनलाइज होता है वो इलियम में ही हो जाता है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, बाकी शरीर से बाहर निकालने का काम होता है वहां पे, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा पोषण के बारे में, है ना, पोषण के बारे में आपको पूरा डिस्कस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और भी टॉपिक लाएंगे। आज ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन सा टॉपिक मैं लाऊं, सोच करके आपको देखता हूं, मैं जो नया टॉपिक होगा मैं वो लेकर के आऊंगा, ठीक है। हाँ, ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर इस चैप्टर के अंदर में इस पूरे जो भी 5-6 पार्ट जो भी इसके आपके मैंने अपलोड किए हैं, उनमें अगर कोई भी डाउट हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन या फिर ये क्या है कि उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। सॉल्यूशन तो मैथ का होता है, यहाँ पे उत्तर देना होता है, तो मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा ताकि आप उससे सेटिस्फाइड हो जाए। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, पूरा नहीं देख रहे हैं, स्किप करके देख रहे हैं, उन्हें शायद समझ में ना आए, तो जो देख रहे हैं मैं उनसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके, ठीक है। हाँ, और जो वीडियो देख रहे हैं वो केवल देख के निकल जाते हैं, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हैं ना हमारे चैनल को। तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट जो भी है आपका वो कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे खुद से भी, और अपने दोस्तों को भी उसे सब्सक्राइब करने को कहें, शेयर करें चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें मोटिवेशन मिले। और मैं इसी प्रकार से वीडियो लाता रहूंगा। और जो भी हमारे साथी टीचर हैं वो भी इस पे वीडियो लाने की सोच रहे हैं। फिलहाल अभी उनके पास कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं ला रहे हैं, बट उनका भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सभी सब्जेक्ट आपको इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।